नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ललित निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के समग्र अध्ययन का समग्र मूल्यांकन का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम ललित निबंध की परंपरा में पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के स्थान का अवलोकन कर सकेंगे। इसके साथ ही पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के साहित्यिक परिचय का मूल्यांकन कर सकेंगे। साहित्यिक परिचय के मूल्यांकन के साथ ही पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों की वर्गीकरण परंपरा को देख सकेंगे और उसके साथ उनके निबंध साहित्य के मूल तत्वों का भी अध्ययन विवेचन कर सकेंगे। सर्वविदित है कि आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विधा निबंध स्वीकार की जाती है। यद्यपि निबंध लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से ही आरंभ हो चुका था, जिसमें निबंध के विविध प्रकारों के साथ ललित निबंध का भी अल्प मात्रा में प्रयोग इसी युग में दिखाई पड़ना शुरू हो चुका था। हिंदी में ललित निबंध लेखन का सूत्रपात्र आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी से माना जाता है। उन्होंने निबंध को एक मानवतावादी सांस्कृतिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने का सर्वथा स्तुत्य कार्य किया। कालांतर में पंडित विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार जैसे निबंधकारों ने इस विधा को और भी अधिक सुदृढ़ एवं विकसित किया। ललित निबंधों के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की, तब हम पाते हैं कि ललित निबंधों के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने इस विधा को अपनाकर अपने प्रभूत लेखन के द्वारा न केवल इस परंपरा को समृद्धि प्रदान की, अपितु उसे वैविध्यपूर्ण गुणात्मक उपलब्धियों से भी परिपूरित किया, सुसज्जित किया। संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति के गहन ज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन, अंग्रेजी साहित्य के निकटतम परिचय, मानव मात्र के कल्याण की भावना, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और उसकी उज्ज्वल परंपराओं के प्रति प्रगाढ़ प्रीति के कारण अभिव्यक्ति की निर्मल शैली आदि गुणों ने, इन सभी गुणों ने मिश्र जी के निबंधों को एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रदान की जिसने स्वतः ही पाठकों को अपनी ओर बांधा, जिनके कारण पाठक स्वतः ही उनके निबंधों की ओर खींचे चले जाते हैं। इस संदर्भ में कवि अज्ञेय जी का भी कहना है कि पश्चिम के साहित्य और संस्कृतियों के गहरे परिचय ने विद्यानिवास मिश्र को आतंकित नहीं किया, बल्कि उनकी भारतीयता को और भी अधिक परिपुष्ट किया। जब हम बात करते हैं हिंदी ललित निबंध परंपरा के निबंधों की, तब हम देखते हैं कि पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के जो निबंध हैं वो एक ही केंद्रीय भावना पर आधारित हैं, जिस कारण उनके निबंधों में गद्य काव्य की भांति रोचकता और मनोरंजन का गुण स्वतः ही विद्यमान हो जाता है। निबंधकार ने आत्म प्रकाशन शैली के द्वारा वह पाठकों को ऐसा लगता है कि जैसा कि वह पाठकों को अपनी आप बीती सुना रहे हैं, और अपनी आप बीती सुनाते हुए पंडित विद्यानिवास मिश्र अपने पाठकों के साथ में स्वतः ही एक रागात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में इस प्रकार के व्यक्तिक निबंधकारों में मिश्र जी से पूर्व 3 अन्य निबंधकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनमें बाबू गुलाब राय, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यद्यपि डॉक्टर गुलाब राय ने
द्विवेदी युग से ही लिखना आरंभ कर दिया था, लेकिन वे शुक्ल युगीन निबंधकारों की गणना में आते थे। गुलाब राय जी के ठलवा क्लब, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे आदि प्रसिद्ध निबंध संकलन हैं। यद्यपि गुलाब राय जी ने आरंभ में निबंध साहित्य लिखे, निबंध रचना करी, किंतु कालांतर में वे एक ख्याति लब्ध आलोचक के रूप में ही हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हुए। जब हम बात करते हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की, तो हम देखते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने देशी और विदेशी साहित्य का गहन अनुशीलन किया और उसका गहन अनुशीलन करते हुए साहित्य एवं कला के ऊपर उच्च कोटि के आलोचनात्मक निबंध लिखे। इनके व्यक्तिक निबंधों का संग्रह कुछ अथवा और कुछ, दो इनके निबंध संग्रह प्राप्त होते हैं, जिनके नाम हैं कुछ और दूसरा इनका संग्रह है और कुछ। इन संकलनों में इनके निबंध संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने समाज के अपने अनुभवगत जितने भी चिंतन थे उनको अपनी लेखनी का आधार बनाया। बख्शी जी ने अपने जीवन में समाज के अंदर जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी सोचा समझा, उसी का यथावत चित्रण उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस परंपरा में जो तीसरे निबंधकार आते हैं वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध परंपरा के जनक माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ललित निबंधों का विधिवत सूत्रपात किया। आचार्य द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और व्यक्तिक निबंधों की रचना की। आचार्य द्विवेदी जी की जो गणना है वह उच्च कोटि के ललित निबंधकारों में होती है, जिनमें उनके लालित्य की प्रधानता, जो उनके निबंध हैं, उनके निबंधों में जिनमें प्रमुख रूप से उनके लालित्य की प्रधानता पाई जाती है, वे निबंध हैं आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू आदि सभी निबंधों के अंतर्गत इनकी लालित्य योजना का सहज प्रवाह सहज रूप में ही देखा जा सकता है। यद्यपि आचार्य द्विवेदी जी ने ललित निबंध परंपरा में नवीन मानदंडों की स्थापना करी, नवीन उच्चादर्शों की स्थापना करी, परंतु आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी एक श्रेष्ठ समीक्षक एवं आलोचक के रूप में ही हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी ललित निबंध की परंपरा में जब हम बात करते हैं अपने आलोच्य विषय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की, तो ललित निबंध की इसी कुशल परंपरा का निर्वहन श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने भी किया और उन्होंने इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हिंदी ललित निबंध परंपरा को और भी अधिक समृद्ध और भी अधिक मजबूत किया। विद्यानिवास मिश्र जी की जो सबसे बड़ी खूबी है या फिर जो महती उपलब्धि है वह ये है कि उन्होंने केवल ललित निबंध को ही अपनी अभिव्यक्ति का एकमात्र आधार बनाया, जिस कारण इनके निबंध साहित्य में एक और बाबू गुलाब राय के जैसा आकर्षक प्रसंग, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की जैसी भावात्मक सौष्ठव प्रणाली और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसी लोक संस्कृति की अमिट छाप स्वतः ही देखी और समझी जा सकती है। यद्यपि विद्यानिवास मिश्र जी के ललित निबंधों पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गहन प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने स्वतंत्र विचार मार्ग को अपनाते हुए ललित निबंधों की एक श्रेष्ठ परंपरा का प्रवर्तन किया, उसका निर्वहन किया। इस संदर्भ में डॉक्टर जयचंद्र राय जी का भी कहना है कि उनके लेखन अर्थात विद्यानिवास मिश्र जी के लेखन में शास्त्र संपदा और लोक संस्कृति व लोकाचार, तीन बातें कही हैं इन्होंने कि विद्यानिवास मिश्र जी के लेखन में शास्त्र संपदा, लोक संस्कृति और लोकाचार, इन तीनों का ही सहज और स्वाभाविक सम्मिश्रण देखा जा सकता है, जहां दोनों का परंपरापेक्षी बिंब प्रतिबिंबात्मक अंकन पद पद पर होता चलता है।
यदि हम सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं विद्यानिवास मिश्र जी के साहित्य का, उनके निबंध का, तो हम देखते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी ने किसी साधारण विषय या वस्तु को आधार बनाकर उसके पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों को, जब वो किसी भी विषय वस्तु को आधार बनाते हैं, किसी भी अ, चिंतन को अपने लेखनी का आधार बनाते हैं, अपने निबंध का आधार बनाते हैं, तो वे उसके पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों संदर्भों के साथ संयुक्त करते हुए पाठक को उस सामान्य लोक भूमि पर उतार कर लाते हैं, जहां पर वह अपने सुख, अपने दुख, अपनी आशा, अपने निराशा, अपने अश्रु, अपने ह्रास, इन सभी को लेकर अपना राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, उन सभी को ये अपने निबंध में प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं, जिसको आम आदमी अपने जीवन में देख रहा होता है, सह रहा होता है या फिर उसका भोग कर रहा होता है। इस प्रकार इनके विचारों, इनके भावों और इनकी कल्पनाओं का एक छोर प्रस्तुत विषय से और दूसरा छोर नाना क्षेत्रों से आने वाले अनेकानेक प्रसंगों से स्वतः ही संबद्ध होकर चलता है, और यही पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों की खूबी है कि जहाँ वे पाठक के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और इनके निबंधों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कि पाठक स्वतः अपनी ही आप बीती कह रहा है, कैसे अपनी ही कहानी को पढ़ता हुआ सा वह महसूस करता है। इस प्रकार जब हम मूल्यांकन करते, जब हम समग्र रूप से मूल्यांकन करते हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का ललित निबंध की परंपरा में, तो स्वतः स्पष्ट होता है कि विद्यानिवास मिश्र जी के जो ललित निबंध हैं उनमें समसामयिक जीवन की एक अमिट छाप हमको दिखाई पड़ती है, एक अमिट छवि उसमें अंकित है, जो आधुनिक जनजीवन में व्याप्त, जो हमारा आधुनिक जनजीवन है, जहाँ पे हम उपभोक्तावादी संस्कृति को आधार मानकर अपनी जीवन शैली को अपना रहे हैं, ऐसे जीवन की जितनी भी विसंगतियाँ हैं, जितनी भी विद्रूपताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी को यथावत निरूपित करने का प्रयास, सफल प्रयास विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने निबंधों के माध्यम से किया है। विद्यानिवास मिश्र जी, जो इनका साहित्यिक जीवन है या जो इनका जीवन परिचय है, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पगड़डीहा गांव में 14 फरवरी सन 1926 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने संस्कृत एमए की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1945 ईस्वी में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मिश्र जी कुछ वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्यरत रहे। उनकी रुचि अध्ययन और अध्यापन में अधिक थी, अतः वे गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने वाराणसी से संस्कृत कॉलेज में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय के एम मुंशी विद्यापीठ में निदेशक के पद को सुशोभित किया। इसके साथ ही वे अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य में भी संलग्न रहे। तत्पश्चात वे काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आसीन हुए। विद्यानिवास मिश्र जी आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न रहे, साहित्य की सेवा करते रहे, लेकिन सन 2005 में एक सड़क दुर्घटना में हिंदी साहित्य का यह नक्षत्र सदा सदा के लिए अस्त हो गया, उनका देहांत हो गया। जब हम मिश्र जी के जीवन को देखते हैं, उनके साहित्यिक अवदान को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे बहुभाषाविद थे, उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई। हिंदी ललित निबंध के क्षेत्र में उनका सर्वाधिक योगदान, उनका बहुत ही अनुपम योगदान रहा। उन्होंने लगभग 40 फटे निबंध संग्रहों की रचना की, जिसमें कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंक्षी, बंजारा मन, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीना निहारी, तमाल के झरोखे से अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन,
भाव पुरुष श्री कृष्ण, सोहम, देश, धर्म और साहित्य, नदी, नारी और संस्कृति, पीपल के बहाने आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसके साथ ही पानी की पुकार इनका एक काव्य संग्रह भी हमको प्राप्त होता है। तो ये थे विद्यानिवास मिश्र जी की रचनाएं, इनके निबंध संग्रह। प्रस्तुत निबंध संग्रहों के आधार पर जब हम विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों का वर्गीकरण करते हैं, जब हम उनका विश्लेषण करते हैं, तब उनके वर्गीकरण और विश्लेषण की दृष्टि से इसको सुविधाजनक बनाने के लिए मिश्र जी के सभी निबंधों को हम दो भागों में वर्गीकृत करके हम इनका अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिक निबंध और दूसरा है समीक्षात्मक निबंध। इनमें से जो उपरोक्त निबंध संग्रह बताए, इनमें से चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन की पेटी, बंजारा मन, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई आदि विविध संकलनों में संकलित इनके निबंध व्यक्तिक निबंध श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, जिनमें ललित निबंधों का सौष्ठव अपने पूर्ण लालित्य के साथ में विद्यमान है, जबकि हिंदी की शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि में संकलित इनके सभी निबंध समीक्षात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। जब हम मिश्र जी के निबंधों का वर्गीकरण करते हैं, तब विषय की दृष्टि से मिश्र जी के निबंधों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, इसके अतिरिक्त काव्यात्मक भी हैं, विचारात्मक भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं भावात्मक निबंध की, तो मिश्र जी के अधिकांश निबंध भावात्मकता की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, जिसके अंतर्गत इनके सभी व्यक्तिक निबंध निहित हैं। इन व्यक्तिक निबंधों में कल्पना की उड़ान के साथ व्यंग, विनोद और आत्म प्रकाशन को भी मिश्र जी ने पर्याप्त महत्व, पर्याप्त स्थान दिया है। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत, भावात्मक निबंधों के अंतर्गत आंगन का पंक्षी, नया दौर, बंजारा मन, दिए बाती का मेल, बर्फ और धूप, अस्थि की पुकार, हिमालय, शीरीष का आग्रह आदि सभी निबंध इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। इन सभी निबंधों में तीखे व्यंग्य, मधुर विनोद व उपहास तीनों की त्रिवेणी बहुत ही सुंदर और समन्वित रूप में प्रवाहित हुई है। ये निबंध एक ओर यदि विनोद वार्ताओं की सृष्टि करते हैं, तो दूसरी ओर पाठकों के हृदय में हलचल उत्पन्न करते हुए उन्हें समसामयिक समस्याओं की ओर भी उन्मुख करने का सर्वथा सफल प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से मिश्र जी के विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत चिंतन मनन की सुष्ठ परंपरा के साथ बौद्धिकता की प्रधानता है। ऐसे निबंधों में नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, हिंदी का विभाजन, राष्ट्रभाषा की समस्या, आदर्शों का द्वंद्व, आम्र मंजरी आदि विशेष निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मिश्र जी ने अपने इन निबंधों के अंतर्गत बड़ी विद्वता के साथ साथ कभी परंपरा पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है, तो कभी नई पीढ़ी में व्याप्त आंदोलनों की विवेचना करते हुए विश्वविद्यालयों में भी एक शाखा न्यायपीठ खोलने की गंभीर सलाह प्रस्तुत निबंधों के माध्यम से उन्होंने दी है। इसके साथ ही इसी वर्ग के अंतर्गत मिश्र जी के 30 निबंधों का हिंदी की शब्द संपदा नामक संकलन भी आता है, जिनमें साहित्यिक दृष्टि से हिंदी के विविध अर्थों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। जब हम बात करते हैं मिश्र जी के समीक्षात्मक निबंधों की, तो मिश्र जी ने समीक्षात्मक निबंधों पर अपनी कम ही लेखनी चलाई है, लेकिन उनकी रीति विज्ञान पुस्तक समीक्षात्मक निबंधों का ही संग्रह है, जिसमें इन्होंने स्टाइलिस्टिक्स को समझाने का प्रयास किया है। इस संग्रह में इनके कुल 7 निबंध संग्रहित हैं, जिनमें प्रथम 4 रीति विज्ञान, परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा, सादृश्य विधान व काव्य भाषा का गठन और अभिप्राय से संबंधित हैं, जबकि परिशिष्ट 2 के अंतर्गत इन्होंने प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा के ऊपर अपना व्याख्यात्मक निबंध प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। जब हम बात करते हैं वर्णनात्मक निबंधों की, तो समीक्षात्मक निबंधों के साथ ही मिश्र जी ने
कुछ ऐसे वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं जिनमें कल्पना तत्व की प्रधानता के साथ साथ दर्शनीय स्थलों, तीर्थों, यात्राओं, मेले आदि वर्णन प्रधान निबंधों की भी रचना इन्होंने की है। इस कोटि में वर्णनात्मक निबंधों की श्रृंखला में इनके संस्कृति की पाषाणी तथा मलय के अंचल आदि निबंध देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो इनके संस्मरणात्मक निबंध हैं, अपने संस्मरणात्मक निबंधों में इन्होंने अपने निकटतम मित्रों व साहित्य सेवियों के जीवन की मनोरम स्मृतियां प्रस्तुत की हैं, जिसमें इनके निकटतम जो इनके हृदय के बहुत ही निकट व्यक्ति हैं उनका जो इन्होंने वर्णन किया है वह स्मृतिजन्य विधा में किया है, जिस कारण इसमें उनकी मनोरम स्मृतियां विद्यमान हैं। इस कोटि के निबंधों के अंतर्गत हिमालय ने उन्हें बुला लिया, हिंदी के अपराजेय योद्धा, भैया साहब आदि प्रमुख हैं। अपने हिमालय ने उन्हें बुला लिया निबंध में उन्होंने राहुल जी के निबंध मृत्यु पर, उनके निधन पर एक बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही मिश्र जी ने विचारात्मक निबंध भी लिखे हैं। डॉक्टर मिश्र जी के कुल निबंध चिंतन प्रधान हैं, जिनमें बौद्धिकता की प्रधानता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा की समस्या, आम्रमंजरी, परंपरा, आधुनिक भारतीय संदर्भ, युद्ध और व्यक्ति आदि विचारात्मक निबंधों की श्रृंखला में आने वाले निबंध हैं। अपने इन निबंधों में लेखक ने विद्वतापूर्वक परंपरा, राष्ट्रभाषा, युद्ध, राजनीति, पीढ़ियों का द्वंद्व इत्यादि विषयों के ऊपर बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई है और अपनी लेखनी को चलाते हुए उन्होंने भावनाओं को सारगर्भित स्वरूप प्रदान किया है। इसी के साथ ही उन्होंने लोक जीवन की शब्दावली का बहुत ही सहज रूप भी अपने इन निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। मिश्र जी के निबंधों में एक विशेषता और भी देखी जाती है काव्यात्मकता की, जो कि मिश्र जी को संस्कृत भाषा का भी बहुत अधिक ज्ञान था। वे संस्कृत भाषा के भी बहुत अधिक निकट थे, जिस कारण इनके गद्यात्मक निबंधों में भी काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। इन्होंने गद्य काव्य भाषा का प्रयोग किया है, जिसका बहुत सटीक उदाहरण मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छाह आदि रचनाओं में संकलित अधिकांश निबंधों के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें इन्होंने लालित्यपूर्ण कलात्मक भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ ही जो मिश्र जी के निबंध हैं वो व्यापकता की, अनेक प्रकार की व्यापकता को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, जिस कारण इनके निबंधों के अंतर विषयगत विविधता के भी दर्शन होते हैं। इनके वर्णनात्मक निबंधों में विभिन्न दर्शनीय स्थानों, तीर्थों, यात्राओं आदि के वर्णन प्राप्त होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पूर्व में भी बताया कि संस्कृति की पाषाणी, मलय के अंचल में आदि इनके निबंध इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं, जिनमें मंदिरों, मैसूर यात्रा आदि का आकर्षक वर्णन प्राप्त होता है। जबकि संस्मरणात्मक निबंधों में इन्होंने हिमालय ने उन्हें बुला लिया निबंध में राहुल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, और भाई निबंध में अज्ञे जी से संबंधित संस्मरण इनके अंकित और संग्रहित हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया कि इन्होंने अपनी पुस्तक रीति विज्ञान में काव्य भाषा, काव्यतर भाषा और प्रलय की छाया और राम की शक्ति पूजा व असाध्य वीणा जैसी रचनाओं के ऊपर समीक्षात्मक लेख लिखे हैं। इस प्रकार जो इनके निबंधों में जो विविधता है वह स्वतः ही दर्शनीय है, स्वतः ही स्पष्ट होती है कि इन्होंने किसी एक विषय को आधार नहीं बनाया, बल्कि अनेक विषय को इन्होंने आधार बनाकर हिंदी ललित निबंध परंपरा को बहुत ही अधिक सुदृढ़ किया है, उसको परिपुष्ट करने का प्रयास किया है। जब हम बात करते हैं इनके निबंधों के वर्गीकरण के आधार पर, इनके निबंधों के विश्लेषण के आधार पर, ललित निबंधों की परंपरा में इनके स्थान को लेकर, तब हम देखते हैं कि इन सभी का जो मूल आधार है वो इनका चिंतन तो है ही, इनका मनन तो है ही, इनकी अनुभूतियाँ तो हैं ही। जो कुछ इन्होंने समाज से अनुभव इकट्ठे किए वो सब पृष्ठभूमि में तो है ही, लेकिन उन सबको अभिव्यक्त करने का जो मूल आधार है वह है भाषा और शैली। तो विद्यानिवास मिश्र जी की जो भाषा है
वह लोकोन्मुखी है, यानी कि लोग के साथ, लोगों के साथ, जन समुदाय के साथ में वो संबद्ध होकर चलती है, जिस कारण जो इनके निबंध हैं वो पाठक को अपने हृदय के बहुत ही निकट महसूस होते हैं। और उनको पढ़ते हुए पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे कि मिश्र जी ने अपने निबंधों में जो कुछ लिखा है वह केवल मिश्र जी की आप बीती नहीं है, बल्कि एक आम पाठक की आम बीती है। और पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये उनके नितांत अपने निजी जीवन की घटना है, जिसको मिश्र जी ने अपने निबंध में रचा है या फिर उसको लिखा है। इसके साथ ही चूंकि मिश्र जी के ऊपर पाश्चात्य और संस्कृत साहित्य, इन दोनों का पूरा प्रभाव था। मिश्र जी पाश्चात्य और संस्कृत साहित्य दोनों के मर्मज्ञ थे, जिस कारण इनकी भाषा के ऊपर काव्यात्मकता का गुण भी हमको दिखाई पड़ता है। जब हम इनके निबंधों को पढ़ते हैं तो उन निबंधों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कि हम गद्य नहीं, हम किसी काव्य का पाठ कर रहे हैं, जिस कारण काव्यात्मकता या फिर काव्य भाषा शैली भी इनके निबंधों का एक प्रमुख गुण है, इनकी भाषा का एक प्रकार है, एक गुण है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी भाषा के अंतर्गत तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। और तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ साथ इन्होंने देशज शब्दों का, विदेशी शब्दों का, तद्भव शब्दों का भी भावों के अनुसार जहाँ पर जैसे भाव हुए, इन्होंने इन चारों का ही खुलकर प्रयोग अपने निबंधों में किया है। अगर हम इसका एक छोटा सा उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण के रूप में एक पंक्ति में अवश्य बताऊंगी आपको, जहाँ पर ये लिखते हैं कि अतल गहराई से मुक्ताओं को निकालकर रामचरित के तागे में गूंथने की कोशिश की, आदि। इस तरह की जो भी पंक्तियां हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि काव्यात्मक शैली के साथ, काव्यात्मक भाषा के साथ में इन्होंने तत्सम प्रधान शब्दावली का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया है। इसके साथ ही सूक्ति और मुहावरे, इन्होंने अपने निबंधों की भाषा को सूक्तियों के माध्यम से और मुहावरों के माध्यम से भी सजाने का, उसको सुंदर बनाने का बहुत ही सार्थक प्रयास किया है, जिसके कारण जो इनकी भाषा है उसके अंदर गहनता का गुण अपने आप ही आ जाता है। जैसे जब हम सूक्ति का प्रयोग देखते हैं कि राजनीति स्वतः गंदी नहीं होती, जब वह रूंध जाती है तब वह गंदी होती है, या पार्थिव कल्याण परमार्थ का पहला सोपान है। इसी तरह से इन्होंने अनेक प्रकार के मुहावरों का प्रयोग किया है, जिनमें अरण्य रोदन या फिर ढोल लगाना या फिर नक्शा बदल देना या फिर अंतिम सांस लेना आदि मुहावरों के द्वारा इन्होंने अर्थ गांभीर्य के साथ साथ अपने निबंधों में चमत्कार उत्पन्न करने का भी बहुत ही सफल प्रयास किया है, जिसमें कि ये पूरी तरह से समर्थ रहे हैं, सफल रहे हैं। इसके साथ ही जब हम शैली की बात करते हैं तो जब हम इनके निबंधों का वर्गीकरण देख रहे थे, जहाँ पे हमने इनके निबंधों में भावात्मकता का गुण देखा, काव्यात्मकता का, विचारात्मकता का, या फिर समीक्षात्मक का, तो हम पाते हैं कि मिश्र जी ने अपने ललित निबंधों में विचारात्मक व्यंग्य विनोद, विक्षेप, धारा, तरंग, अलंकारिक, लाक्षणिक, ये सब शैलियों के विविध प्रकार हैं, जिसमें हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके निबंधों के अंतर्गत विचारात्मक शैली, व्यंग्य विनोद शैली, विक्षेप शैली, धारा शैली, तरंग शैली, आलंकारिक शैली, लाक्षणिकता, व्याख्यात्मकता, आलोचनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, इन्होंने विविध प्रकार की शैलियों का अपने निबंधों के अंदर प्रयोग किया है। और इन शैलियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने भावभूमि के ऊपर अपने निबंध लिखे हैं, जिस कारण जो इनके निबंध हैं वो मनोभावों को स्पष्ट करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, पूरी तरह से सशक्त हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने निबंधों में विविध दृष्टांतों को लिया है, विविध प्रसंगों, आख्यानों को लिया है। विशेष रूप से इन्होंने पौराणिक संदर्भों को बहुत ही अधिक उठाया है, और पौराणिक संदर्भों को उठाते हुए उन्होंने प्राचीनता और नवीनता का जो समन्वय अपने निबंधों के अंदर स्थापित किया है, वह सर्वथा स्तुत्य है, जहाँ पर वे प्राचीनता के साथ में नवीनता का एक तुलनात्मक विवेचन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर जब हम समग्र रूप से विद्यानिवास मिश्र जी का मूल्यांकन करते हैं, उनके निबंध साहित्य को देखते हैं, हिंदी ललित निबंध परंपरा में विद्यानिवास मिश्र जी के स्थान का अवलोकन करना चाहते हैं, या फिर उनके निबंधों का वर्गीकरण करते हैं या फिर विश्लेषण करते हैं, जो कि आज के हमारे पाठ का मूल आधार रहे हैं,
इन सबको देखने के बाद, इनका अध्ययन करने के बाद, इनका विवेचन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में ललित निबंधों की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने निबंधों में मौलिकता, विविधता या लोक संस्कृति, इन तीनों की जो त्रिवेणी बहाई है वह सहज दर्शनीय है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी भावनाओं को बहुत ही रमणीयता के साथ, बहुत ही रोचकता के साथ, बहुत ही लालित्यपूर्ण शैली में, बहुत ही सजीवता के साथ, पूरी हृदय की भावात्मकता के साथ उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिस कारण इनके निबंध सरल हैं, सरस हैं, प्रवाहमयी हैं, लोक विशेष रूप से जन संस्कृति के आसपास है, जिस कारण ये पाठक को स्वतः ही अपनी ओर मोड़ लेते हैं, खींच लेते हैं और पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे कि वे स्वतः अपनी ही गाथा को निबंध साहित्य के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ये था आज के पाठ पर आधारित पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का एक समग्र अध्ययन, समग्र मूल्यांकन। तो आज के पाठ के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं। प्रथम प्रश्न है कि हिंदी ललित निबंध परंपरा में विद्यानिवास मिश्र जी के स्थान को निर्धारित कीजिए, या फिर पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के स्थान को बताइए। द्वितीय प्रश्न, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा, ललित निबंधों के आधार पर पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, कि विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों का वर्गीकरण उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो ये था हमारा आज का पाठ, जो कि पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के एक समग्र अध्ययन के ऊपर आधारित था। आगे की वर्चुअल क्लास में मैं आपके साथ में फिर मिलूंगी एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।